नमस्कार दोस्तों, मैं अजय विक्रम अनअकैडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूं। बिना किसी संदेह के अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, खास करके ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहां पर आप डेली लाइव टेस्ट पाते हैं, डेली लाइव क्विजेस पाते हैं, डेली लाइव क्लासेस पाते हैं और साथ ही में स्ट्रक्चर्ड कोर्स जो कि एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ या फिर ये कह सकते हैं टीचर्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं आपको या बनाई जाती हैं। साथ ही में एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको अनलिमिटेड एक्सेस की अनुमति मिल जाती है। मैं विगत 5 वर्षों से यूपीएससी सीएससी के लिए अध्यापन करता रहा हूँ। ज्योग्राफी से रिसर्च स्कॉलर हूँ और मूलतः ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और करंट अफेयर्स में आपके साथ आगे बढ़ रहा हूँ। अनअकैडमी पर आप देश के 100 सबसे दक्ष या स्किल्ड या ये फिर कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का अवसर प्राप्त करते हैं। अनअकैडमी एक ऐसा कॉम्प्रहेंसिव प्लेटफॉर्म है, कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस वाला या फिर कोर्सेज वाला प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 15,000 से भी अधिक कोर्सेज अवेलेबल हैं या प्राप्त होते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। सब्सक्रिप्शन के दो ऑप्शन अवेलेबल हैं अनअकैडमी पर। जीएस के लिए जीएस प्लस और जीएस आइकनिक। जीएस प्लस के लिए 1 मंथ की फीस 9,000 रुपीज़, जबकि 12 महीने की फीस 49,500 रुपये है। यदि आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं ए विक्रम 10 तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। वहीं आइकनिक के लिए जो सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन अवेलेबल हैं उनमें 12 महीने की फीस 69,500 रुपये है, जबकि 36 महीने की फीस 1,40,000 रुपये है। यहाँ भी यदि आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। मैं कभी भी यही सजेस्ट करूँगा कि अनअकैडमी पर किसी भी तरह के कोर्स के लिए आप जाएँ तो कम से कम 12 महीने का सब्सक्रिप्शन अवश्य लें। कम से कम, अन्यथा आप उससे अधिक 24 या 36 महीने के लिए ले सकते हैं यदि आप अभी जस्ट बिगिन कर रहे हैं। जीएस की तरह ही ऑप्शनल में भी सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन अवेलेबल हैं जहाँ पे 1 महीने की फीस 5,000 रुपये, 12 महीने की फीस 27,000 रुपये है। और यहाँ भी यदि आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। अनअकैडमी सामान्यतः या फिर लगभग रेगुलर बेसिस पे कंपैक्ट प्रोग्राम कराता रहता है जिसमें 60 मिनट्स के टाइम में 60 क्वेश्चंस होते हैं। यदि आप इस दौरान पहली से तीसरी रैंक लाने में सफल होते हैं यानी कि होल्ड करते हैं तो आपको एक स्पेशल गिफ्ट जो कि 3 महीने का यूपीएससी सीएससी प्लस सब्सक्रिप्शन होता है मिलता है। वहीं चौथी रैंक से लेकर के 150वीं रैंक के बीच में कोई रैंक लाते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ का अमेजन वाउचर मिलता है। अनअकैडमी ने 2021, 22 और 21, 22 और 23 के लिए एस्पिरेंट्स को ध्यान में रख करके 25 जनवरी से नए बैचेस लॉन्च किए हैं, सो आप जुड़ भी सकते हैं। 6 महीने का बैच फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स स्पेशल 25 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है देश के सबसे एक्सपीरियंस फैकल्टीज या टीचर्स के साथ। सो आप यहाँ भी जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के साथ। सॉरी, कंप्लीट 2 इयर्स जीएस बैच भी स्टार्ट हो रहा है यूपीएससी सीएससी के लिए 2023 को टारगेट करके। 25 जनवरी को देश के सबसे दक्ष या सबसे एक्सपीरियंस टीचर्स के द्वारा लीड किया जाएगा। हिंदी मीडियम, बाइलिंगुअल और इंग्लिश में अलग अलग बैचेज हैं। साथ ही में एनसीईआरटी बैच भी शुरू हो रहा है, सो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइकनिक कोर्स अनअकैडमी की एक विशेष पहचान है जहां पर हर लर्नर को एक स्पेशल गाइड या कोच मिलता है, खास करके मेंस के सेक्शन पे आंसर राइटिंग और स्ट्रेटजी मेकिंग में उनकी मदद करता है। सो आप बढ़ी हुई फीस से बचने के लिए पहले एडमिशन ले करके अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। महासागरीय लवणता, जैसा कि हम लोगों ने पूर्व निर्धारित किया था कि हम एक सीरीज चलाएंगे जिसमें ओशनोग्राफी को डिस्कस करेंगे, ओशनोग्राफी के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। उस क्रम में आज मैंने महासागरीय लवणता डिस्कस करने का प्लान किया है आप लोगों के साथ।
महासागरीय लवणता डिस्कस करेंगे, यानी कि ओशियानिक सैलिनिटी डिस्कस कर रहे होंगे हम आज आपके साथ। ओशियानिक सैलिनिटी, ओशियानिक सैलिनिटी को जानने से पहले, यानी कि महासागरों के जल में घुली हुई लवणों की मात्रा को ओशियानिक सैलिनिटी कहते हैं। जिसे जानने से पहले ये जान लेते हैं कि समस्त ग्लोब पर जल का वितरण किस प्रकार से है। तो यदि हम समस्त महासागरीय जल को 100 यूनिट माने या 100% मान लें, तो 100% में लगभग 97.5% यानी कि 97.5 यूनिट जो वाटर है वो सी वाटर के रूप में है या साल्ट वाटर के रूप में है, या ये इसी को कह सकते हैं कि ये ओशियानिक ओशियानिक वाटर है। इसी को आप कह सकते हैं कि ये ओशियानिक वाटर है। जबकि फ्रेश वाटर जो पीने योग्य या मीठा जल जिसे कहते हैं आप कई बार, वो केवल 2.5% है। उस फ्रेश वाटर का 68% ग्लेशियर्स के रूप में, 0.08% परमाफ्रॉस्ट रीजन के रूप में या जमी हुई बर्फ के रूप में है। वहीं ग्राउंड वाटर जो है वो 30% के आसपास है, लेकिन वो 22.5% का टोटल। वहीं सरफेस वाटर की बात करें तो सरफेस वाटर में फ्रेश वाटर के रूप में, सॉरी, सरफेस एंड एटमॉस्फेरिक वाटर के रूप में ये 0.04% है। सरफेस एंड एटमॉस्फेरिक वाटर का अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो फ्रेश वाटर लेक्स के रूप में 67%, रिवर्स के रूप में 1.6%, वेटलैंड्स के रूप में 8.5% एंड एटमॉस्फेरिक रिजर्व के रूप में, यानी कि वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में, यानी कि वाटर वेपर के रूप में या जलवाष्प के रूप में, यह 9.5% है। वहीं सॉयल मॉइस्चर यानी कि मिट्टियों के द्वारा ह्यूमिडिटी मिट्टियों की ह्यूमिडिटी, या ये कह सकते हैं कि आर्द्रता के रूप में ह्यूमिडिटी होल्ड के रूप में, या कह सकते हैं कि मिट्टियों की आर्द्रता के रूप में या मिट्टियों में बनी हुई नमी के रूप में यह लगभग 12.2% पाया जाता है टोटल ग्राउंड वाटर का। चलिए, अब हम बात करेंगे कि आज हम क्या पढ़ रहे होंगे। ओशियानिक सैलिनिटी पढ़ रहे होंगे, और ओशियानिक सैलिनिटी में हम किन किन बिंदुओं को पहले तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये ओशियानिक सैलिनिटी होता क्या है। उसके बाद बात करेंगे कि इसके मुख्य स्रोत या सोर्सेज कौन कौन से हैं, कहाँ से ये प्राप्त होता है, अगर कुछ होता है लवणता तो ये आता कहाँ से है या होती क्या है, कहाँ से आती है, कहाँ से महासागरों को प्राप्त होती है, इसकी बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि अगर महासागरों में लवणता है तो सामान्य पैटर्न या सामान्य प्रतिरूप क्या है, उसका वितरण क्या है सामान्य, इस चीज की बात कर रहे होंगे। और उसके बाद उसी सीक्वेंस में वितरण को देखने के बाद यदि कोई भिन्नता है या समानता है या समरूपता देखने को मिलती है महासागरीय लवणता के वितरण में, तो या नहीं देखने को मिलती है, कोई अनइवननेस देखने को मिलता है, तो वो किन कारकों के द्वारा अनइवननेस उत्पन्न हुआ है उस पर चर्चा कर रहे होंगे। जिसके क्रम में हम वाष्पीकरण, वर्षा जल, नदी जल, वायु दाब, सागरीय गतियां इत्यादि और भी कुछ बिंदुओं को जैसे हिमगलन इत्यादि को शामिल करेंगे। वितरण में हम लोग दो तरह के वितरण की बात करेंगे। सबसे पहले लंबवत या फिर क्षैतिज, देन क्षैतिज वितरण में भी अक्षांशीय और प्रादेशिक वितरण की बात कर रहे हूँ। और सबसे लास्ट में इसके सिग्निफिकेंस की बात करेंगे कि आखिर महासागरीय लवणता का महत्व क्या है, महासागरीय लवणता का महत्व क्या है, इसकी बात करते हैं। चलिए सबसे पहले इसके परिचय से शुरू करते हैं। ये होता क्या है होता क्या है या महासागरीय लवणता कहते किसे हैं। तो ये मान लेते हैं कि समस्त महासागरीय जल में घुले हुए लवणों की कुल मात्रा को लवणता कहते हैं। बहुत ही सिंपल या साधारण डेफिनेशन की बात करें यदि, या एकदम से बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में बोलें, तो महासागरीय जल, समस्त महासागरीय यानी कि कुल जो महासागरीय जल है उसमें कुल H2O के बाद जितने भी प्रकार के लवण, यानी कि जलवाष्प या वाटर के बाद जितने भी लवण घुले हुए हैं,
उनकी समग्र मात्रा को, उनकी कुल मात्रा को ही लवणता कहते हैं। उनकी कुल मात्रा को ही लवणता कहते हैं। यह समुद्री जल का एक विशिष्ट भौतिक गुण होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो अन्य उच्च भौतिक गुणों जैसे तापमान, घनत्व, डेंसिटी, जो कि महासागरीय जल के तापमान और महासागरीय जल के डेंसिटी को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है, और उनकी तापीय सुचालकता को भी प्रभावित करता है। होता क्या है, इसे मापते कैसे हैं, ये देख लेंगे। तो सबसे पहले तो हमने होने के क्रम में ये जाना कि महासागरीय जल में घुले हुए, समस्त महासागरीय जल में घुले हुए जल के अलावा, यानी कि H2O के अलावा जो खनिज लवण हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें लवणता कहते हैं। लेकिन ये समुद्र में घुले हुए पदार्थों को मापा कैसे जाता है, तो इनको ग्राम प्रति हजार ग्राम के रूप में मापा जाता है, जिसे पीपीटी कहते हैं, जिसे पीपीटी कहते हैं। पीपीटी का मतलब पार्ट्स 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 पर थाउजेंड, पार्ट्स पर थाउजेंड, यानी कि इसका मापन जो किया जाता है, हालांकि ये बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड्स है, इसके बाद बहुत से रिसेंट मेथड्स भी आए हैं जो कि हम जब कभी ऑप्शनल डिस्कस कर रहे होंगे। ये तो चूंकि जीएस का पोर्शन है, जब हम आगे ऑप्शनल डिस्कस करेंगे तो उसमें उन मेथड्स को भी शामिल करेंगे। अभी हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो क्या करते हैं, मान लीजिए सपोज करिए कि 1 लीटर या 1 किलोग्राम जल निकाल लिया, 1000 ग्राम जल समुद्र से निकाल लिया और उसको वाष्पीकृत किया एक निश्चित तापमान पे, या तापमान दे करके उसको वाष्पीकृत किया। और उस वाष्पीकृत जल से जब सब सारा भाप बन करके H2O ऊपर निकल जाएगा या उड़ जाएगा, तो ऐसी दशा में जो लवण बचेंगे उन्हीं को महासागरीय लवण कहेंगे। जिस रेशियो में बचेंगे, जिस रेशियो में 1 किलोग्राम जल में जितना भी ग्राम पार्ट्स पर थाउजेंड, मतलब 1000 वाटर में, ओशियानिक वाटर में, सैलाइन वाटर में जितना अधिक लवण मिलेगा या जितना लवण मिलेगा उसी को ओशियानिक लवणता कहेंगे, एवरेज लवणता कहेंगे, या ओशियानिक लवणता कहेंगे। किसी भी ओशन से यदि 1 केजी जल निकाल लेते हैं और उसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उससे जो भाप बन के H2O निकल जाएगा और जो बचा हुआ लवण होगा उसी लवण को क्या कहेंगे, ओशियानिक लवणता कहेंगे। यह ओशियानिक लवणता जो है महासागरों में औसत रूप से, यानी कि पूरे महासागर, यानी कि पूरे महासागर को, सभी महासागरों के जल को समग्र रूप से मिला दिया जाए या सबको मिश्रित कर दिया जाए और उनसे 1000 ग्राम जल निकाला जाए और उसको गर्म करके वाष्पीकृत कर दिया जाए, तो उसमें लगभग 35 ग्राम 35 ग्राम के आसपास 35 ग्राम के आसपास लवण मिलेंगे। 35 ग्राम, इसको पीपीटी, ये परसेंटेज से थोड़ा भिन्न होता है, कुछ इस तरीके से दर्शाते हैं। परसेंटेज में केवल दोनों तरफ दो बिंदी होते हैं, इसमें एक तरफ लेफ्ट राइट हैंड पे डबल या दो पॉइंट्स होते हैं। यदि अब हम डायग्राम से समझने का प्रयास करें कि 1 किलो ऑफ सी वाटर, 1 किलोग्राम ऑफ सी वाटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स और कितने कंपोनेंट्स घुले हुए हैं, तो लगभग 1 केजी ऑफ सी वाटर में जो H2O है, इसकी मात्रा, H2O की मात्रा 965.99, सॉरी 965, 96 96.5 या 965.6 ग्राम के आसपास होती है। और वहीं जो बचे हुए सैलाइन कंपोनेंट्स होते हैं उनका भार कितना होता है, 34.4 ग्राम, जिसको राउंड फिगर में हम लोग 35 भी मान लेते हैं, या 35 ग्राम प्रति हजार ग्राम भी मान लेते हैं। यानी कि 1000 वाटर ग्राम में, 1000 सैलाइन वाटर में
1000 ग्राम सैलाइन वाटर में लगभग 35 ग्राम लवण पाए जाते हैं। इन लवणों में सर्वाधिक मात्रा जो होती है, सर्वाधिक मात्रा वो क्लोरीन की होती है, जो कि अकेले 18.98% या 98 ग्राम कुल 35 ग्राम का, यानी कि कुल 50% से भी अधिक या 55-60% के आसपास अकेले पाया जाता है। वहीं दूसरा जो होता है सर्वाधिक, वो 40% के आसपास सोडियम सोडियम Na सोडियम पाया जाता है। तीसरे सर्वाधिक में सल्फेट, मैग्नीशियम, बायोकार्बोनेट, कैल्शियम एंड अन्य जो है अदर्स, ये इस रेशियो में पाए जाते हैं। समुद्र में घुले हुए लवणों की, जल में घुले हुए लवणों का यदि हम टेबल या डायग्राम के माध्यम से अध्ययन करें तो सबसे पहले क्लोरीन, मैंने जैसा कि डिस्कस किया था, 50% से भी कुछ अधिक पाया जाता है। लगभग 35 ग्राम में 18.97 ग्राम इसी की मात्रा होती है। सोडियम जो होता है Na, वो लगभग 10.47 ग्राम, सल्फेट 2.6 ग्राम, मैग्नीशियम 1.8 ग्राम, कैल्शियम जो होता है वो 0.41%, पोटेशियम कुछ इतना, बाइकार्बोनेट आपको मुख्यतः 2 से 3 या 4 या 5 मैक्सिमम, टॉप 5, 1, 2, 3, आई थिंक मेरे हिसाब से तो केवल 3 को याद रखने की जरूरत है, या चौथे को 4 को ही याद रखने की जरूरत है। जो सबसे अधिक हैं 4 कौन कौन से? क्लोरीन है, सोडियम है, सल्फेट है और मैग्नीशियम है। मैक्सिमम इन्हीं 4 को याद रखने की जरूरत है। बाकी लिस्ट अगर आप देख लें तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि चलिए भाई, महासागरीय लवणता हमने जान लिया कि महासागरीय लवणता होती क्या है। तो महासागरीय लवणता समस्त महासागरीय जलों में घुले हुए कुल लवणों की मात्रा को महासागरीय लवणता कहते हैं, जिसका मापन सामान्यतः प्रत्येक 1000 ग्राम में घुले हुए 1000 सागरीय या फिर लवणीय जल में घुले हुए कुल लवणों की मात्रा के रूप में किया जाता है, जिसे हमेशा पीपीटी के रूप में, यानी कि पर पीपीटी के रूप में, यानी कि पार्ट्स पर थाउजेंड थाउजेंड के रूप में दर्शाया जाता है पार्ट्स पर, जिसका सिंबल होता है कुछ इस तरह से। और औसत लवणता जो होती है वो 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम होती है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये लवणता आई कहाँ से महासागरों में? चलिए, अगर फ्रेश वाटर में, नदियों के वाटर में नहीं है, या फिर ग्राउंड वाटर में इस तरह की लवणता या इस तरह का कोई अनुपात, लवणीय अनुपात नहीं देखने को मिलता है, तो महासागरों में ये लवणता आई कहाँ से? सवाल ये उठता है, और एक स्वाभाविक सा सवाल है। तो महासागरीय इसी क्रम में हम देखेंगे कि आखिर वो लवणता के स्रोत क्या हैं या वो आया कहाँ से। स्रोतों की बात करेंगे हम लोग, बिल्कुल सीक्वेंस में बात करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि महासागरीय या फिर ग्लोब पर जल का वितरण क्या है, और जलों में सबसे अधिक हमने देखा कि सबसे अधिक यानी कि 96 पॉइंट कुछ परसेंट, 65% या 6% के आसपास महासागरीय जल है, या 97.5%, सॉरी 97.5% महासागरीय जल है। महासागरीय जल में भी लगभग 30 ग्राम पर 1000 ग्राम लवण पाए जाते हैं। ये हमने अब तक देखा। कौन कौन से लवण हैं वो भी हमने देखा कि सबसे अधिक जो है वो Na और Cl, यानी कि क्लोरीन और सोडियम पाए जाते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि ये सोडियम या फिर क्लोरीन या मैग्नीशियम, ये या फिर सल्फेट, ये आए कहाँ से? ये महासागरीय जलों में इनकी इनके संचित होने का स्रोत क्या है, या पाए कैसे जाते हैं, या आए कहाँ से? इस क्रम में हम देखेंगे सबसे पहले टॉपिक के रूप में यूपीएससी ने यूपीएससी ने 2000 यूपीएससी ने यूपीएससी ने यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपीएससी ने, जिसमें लवणों में सर्वाधिक लवण महासागरीय जल में, महासागरीय
महासागरीय महासागरीय जल में सर्वाधिक लवण सर्वाधिक पाया जाने वाला सर्वाधिक पाया पाया जाने वाला लवण कौन सा है? इसमें ऑप्शन था ए ज्वालामुखी राख, बी, ये यूपीएससी के एक सीएपीएफ या सीडीएस का एग्जाम होता है, यूपीएससी ही कंडक्ट कराती है, उसका क्वेश्चन है 2015 के बाद पूछा गया है। बी नदी जल, सी प्रचलित पवने और डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं इनमें से कोई नहीं जिसमें से यूपीएससी ने ए ऑप्शन को सही माना है, यानी कि ज्वालामुखी को सही माना है। रीजन ये हो सकता है जो आपके सामने महासागरीय लवणता के स्रोत के कारण हैं, उनमें ज्वालामुखी राख, नदी जल, प्रचलित पवने और पृथ्वी की क्रस्ट। देख लेते हैं कैसे। जब कभी ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ज्वालामुखी उद्गार के उपरांत हम सब जानते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार के दौरान एसिडिक लावा एसिडिक एसिडिक लावा एसिडिक या बेसिक यानी कि अम्लीय या क्षारीय लावा लावा या मैग्मा, जो कि सिलिका के अनुपात के आधार पर यानी कि सिलिका की उपस्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है, वो पृथ्वी के अंतरतम से बाहर आता है, सतह पर आता है और सतह पर आकर के सतही जल के द्वारा या वर्षा के जल के द्वारा उसे घोल करके महासागरों में पहुंचा दिया जाता है वाटर साइकिल की प्रक्रिया के द्वारा। या फिर यदि ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, महासागरों में घटित होती है, तो वो सीधे महासागरीय जल में मिल जाता है। और इस तरीके से एसिडिक या बेसिक मिनरल्स इस तरह से एसिडिक या बेसिक मिनरल्स महासागर के जल में मिनरल्स महासागर के जल में डिपॉजिट हो जाते हैं। पहला तो ये था। दूसरा, हम देख सकते हैं कि नदियां, जैसे कि मान लीजिए विक्टोरिया से निकलती है एक नदी, नील नदी, और ये डिस्चार्ज होती है कहाँ पर? मिस्र के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य सागर में डिस्चार्ज होती है। वैसे ही एक नदी कांगो, यह भी क्या होगी? अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाएगी। और ये नदियां जब अपने साथ बह रही होती हैं तो इरोजन करती हैं, इरोज करके सतह से लवणों को लेकर के डिस्चार्ज करती हैं महासागरों में या ओशंस में डिस्चार्ज करती हैं। उसके बाद प्रचलित पवनों में देख सकते हैं कि जो पवनें चल रही होती हैं वो अर्थ सरफेस से घर्षण करती हैं, फ्रिक्शन करती हैं, और फ्रिक्शन करके जो सतह के फ्रिक्शन के दौरान वो अपर्दन का कार्य करती हैं, इरोज करती हैं सतह को, और इरोज करके अपने साथ उड़ा कर लाए गए धूल कणों को या फिर सिल्ट्स को या सैंड्स को महासागरों में डिपॉजिट कर देती हैं। और इनके द्वारा भी कुछ मात्रा में लवणों का डिपोजिशन होता है महासागरों में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नदियों के द्वारा जो जल लाया जाता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 की मात्रा अधिक होती है। इसकी मात्रा अधिक होती है। तो यदि हम नदी को क्या मान लें, लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे प्रमुख मान लें, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि महासागरीय लवणता में सबसे अधिक जो पाया जाता है NaNCl NaCl NaCl यानी कि लवण, या फिर जिसे साल्ट भी आप कह सकते हैं, ये लवण जो है सर्वाधिक पाया जाता है। लेकिन वहीं नदियां जो वाटर डिस्चार्ज करती हैं वो CaCO3 के रूप में करती हैं, इसलिए नदियां मुख्य स्रोत नहीं हो सकती। ड्रॉबैक ज्वालामुखी प्रक्रिया के साथ भी है, क्योंकि जिस मात्रा में यानी कि 35
ग्राम प्रति 1000 ग्राम जो लवण पाया जा रहा है, उस मात्रा को या उस मात्रा का प्रतिनिधित्व तो नहीं करती ज्वालामुखियां, क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइवन है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक वैसे ही पवनों की भी क्या है, एक लिमिटेशन है, और एक निश्चित दूरी पर ही या एक निश्चित क्षेत्र में ही या तटवर्तीय क्षेत्र में ही ये केवल डिपॉजिट कर सकती हैं। इस तरह के लवणों को यदि ले भी जा रही हैं तो ये भी मुख्य सोर्स नहीं हो सकती हैं। हाँ, ये कह सकते हैं, इस तरीके से हम ये कह सकते हैं या इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि कहीं ना कहीं जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी तो उत्पत्ति के बाद उस समय डीगैसिएशन की प्रोसेस हुई होगी, गैसें निकली होंगी, वायुमंडल का निर्माण हुआ होगा, और उसी प्रोसेस में कैपिलरी यानी कि केशिकत्व की प्रक्रिया से जब डीगैसिएशन हो रहा होगा तो पृथ्वी के अंतर्तन से भी कुछ खनिज लवण उसके क्रस्ट के ऊपरी भाग में आकर के संचित हो गए होंगे, और जब रेनफॉल हुई होगी तो रेनफॉल के उपरांत वही ऊपरी परत के लवण धुल करके महासागरों में निक्षेपित हो गए होंगे, और आज भी लगभग वही थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ बने हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि मुख्य स्रोत क्या है, पृथ्वी की क्रस्ट, स्वयं पृथ्वी की क्रस्ट या पृथ्वी की भूपर पट्टी जो है वो महासागरीय लवणताओं का मुख्य स्रोत है, क्योंकि बाकी सब निग्लेजिबल या बहुत ही कम या नगण्य मात्रा में, जैसे कि नदी जल को हमने काट दिया, लेकिन यूपीएससी ने दिए हुए जितने ऑप्शन थे उनमें सर्वाधिक के रूप में ज्वालामुखी को सही माना हुआ है, यानी कि ज्वालामुखी जो है वो महासागरीय लवणता का नदी जल और पवनों की तुलना में बड़ा स्रोत या सोर्स है। चलिए अब आगे बात करेंगे कि चलिए सोर्स हमें मिल गया कि महासागरों में लवणता आई कहाँ से, तो फिर देख लेंगे कि महासागरों की लवणता का वितरण कैसा है या वितरण किस प्रकार से पाया जाता है। तो महासागरीय लवणता के वितरण को जानने के क्रम में हम देखेंगे कि वितरण पहले तो दो तरह से पढ़ेंगे, महासागरीय वितरण दो स्तर पे पढ़ेंगे, एक तो क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, और दूसरा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में फर्दर दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, एक तो लेटिट्यूडनल 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 या अक्षांशीय वितरण की बात करेंगे, और दूसरा बात करेंगे रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे या क्षेत्रीय डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल में हम लेटिट्यूड्स के हिसाब से देख रहे होंगे कि विषुवत रेखा से उत्तर की ओर ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के सहारे वितरण का स्वरूप कैसा है। वहीं रीजनल में हम एक एक क्षेत्र या एक एक महासागर या एक एक सागर में देख रहे होंगे कि लवणता का वितरण का स्वरूप या प्रतिरूप कैसा है। इस क्रम में सबसे पहले हम क्षैतिज वितरण की बात करेंगे। सागरों में लवणता के क्षैतिज वितरण को समलवण रेखा से या समलवण रेखा के माध्यम से भी दर्शाया जाता है। देख लेंगे कि ये क्या होती है। सागरों में समान लवण वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को समलवण रेखा कहते हैं। देखिए अब ये समलवण रेखा क्या होती है, मान लीजिए ये महासागर हैं, महासागरों में यदि ये प्रशांत हिंद महासागर है, ये इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन में कहीं पर लवणता, किसी जगह पर लवणता 35 पाई जा रही है, और ऑस्ट्रेलिया के पास, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में भी ये लवणता, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के बीच लवणता कहीं यहाँ पे अगर 35 पाई जा रही है, पैसिफिक ओशन में ये जहां भी पाई जा रही है सेम अमाउंट ऑफ सैलिनिटी को, और यहाँ पेरू के तट पे, देन फिर नीचे बढ़ते हुए यहाँ आएंगे अटलांटिक महासागर में यानी कि सेम अमाउंट ऑफ सैलिनिटी, यदि सभी महासागरों में सेम अमाउंट ऑफ सैलिनिटी कहीं देखने को मिलती है तो ऐसे समान लवणता वाले बिंदुओं को मिला करके जो रेखा खींची जाती है उसी को क्या कहते हैं, समलवण रेखा कहते हैं।
समलवण रेखा, समलवण रेखा कहते हैं, या आइसोहेलाइन, आइसोहेलाइन के नाम से जाना जाता है, आइसोहेलाइन के नाम से जाना जाता है। चलिए अब बात करेंगे इसके प्रादेशिक वितरण की। प्रादेशिक वितरण के संदर्भ में के अंतर्गत प्रत्येक महासागर की लवणता में भिन्नता देखने को मिलती है। प्रत्येक महासागरों में यानी कि सभी महासागरों में लवणता के वितरण का स्वरूप एक समान नहीं है, बल्कि अलग अलग है। जैसे सीमांत सागरों में या खुले हुए महासागरों में या बंद महासागरों में या आंशिक रूप से बंद महासागरों में लवणता का वितरण भी क्या होता है, अलग अलग होता है। वो क्यों होता है, कारकों के माध्यम से हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि हम क्षैतिज वितरण की बात करें, क्षैतिज वितरण में खास करके लेटिट्यूडनल वितरण की बात जब करेंगे, क्षैतिज वितरण में देखिए लेटिट्यूडनल अक्षांशीय वितरण की यदि बात करें तो 70 डिग्री से 50 से 70 डिग्री अक्षांशों के बाद जो लवणता होती है वो ग्राम प्रति हजार ग्राम में होती है। इसको सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, परसेंटेज नहीं होता है बल्कि पीपीटी जो होता है वो पीपीटी, पार्ट्स पर थाउजेंड, पार्ट्स पर थाउजेंड होता है ये, पार्ट्स पर थाउजेंड। और इसका सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, परसेंटेज की तरह नहीं होता है, इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। तो अगर हम अक्षांशीय वितरण को देखें या फिर एक सामान्य प्रतिरूप देखें अक्षांशीय वितरण का, जिसको हम ग्लोब पर भी देख सकते हैं, ग्लोब पर देखें तो विषुवत रेखा के आसपास यानी कि 0 डिग्री अक्षांशों के आसपास, ये 0 डिग्री अक्षांशों के आसपास या विषुवत रेखीय क्षेत्र में ये 30 से 0 डिग्री अक्षांश पर, 0 डिग्री अक्षांश पर, 0 डिग्री अक्षांश पर यानी कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में ये, विषुवत रेखीय क्षेत्र में 0 डिग्री लेटीट्यूड पर ये लवणता जो होती है वो 30 या 34 से 35 ग्राम प्रति हजार ग्राम के आसपास पाई जाती है। वहीं 10 डिग्री अक्षांशों, 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास यदि हम चलें, 10 से 30 डिग्री अक्षांशों पे उत्तरी गोलार्ध में हम चलें, या 15 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्तरी गोलार्ध में चलें, उत्तरी गोलार्ध में, तो ये लवणता, यही लवणता 35 से 36 यानी कि 36 से 37 भी देखने को मिलती है, 36 से 37 के आसपास देखने को मिलती है। थोड़ा बहुत वेरी करता है, अलग अलग जगह पर थोड़ा सा वेरी करता है। 36 से 37 देखने को, यानी कि सामान्य ट्रेंड क्या है, विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाने पे लवणता पहले बढ़ती है। फिर यदि मध्य अक्षांशी क्षेत्रों की बात करें यानी कि 40 से 50 डिग्री अक्षांशों की बात करें तो लवणता 33 से 34 के आसपास होती है, 33 से 34 ग्राम प्रति हजार ग्राम के आसपास पाई जाती है या देखने को मिलती है। वहीं ध्रुवीय क्षेत्रों या सब ट्रॉपिकल सब पोलर रीजन की बात करें, सब पोलर रीजन की बात करें यानी कि 70 डिग्री अक्षांशों के आसपास की बात करें तो यहाँ पर लवणता 31 ग्राम प्रति हजार ग्राम के आसपास होती है। वहीं ध्रुवीय क्षेत्रों में ये 30 ग्राम प्रति हजार ग्राम के आसपास हो जाती है, 30 ग्राम प्रति हजार ग्राम के आसपास हो जाती है। इस तरीके से देख सकते हैं। अब हम यदि अक्षांशीय वितरण की बात करें या अक्षांशीय वितरण की बात कर ही रहे थे अभी, ठीक जैसा हमने अभी बात किया कि अक्षांशों के सहारे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, देखिए जैसा लिखा हुआ है, महासागरीय लवणता की मात्रा वितरण पर अक्षांशों का अधिक नियंत्रण होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सामान्य रूप से लवणता में कमी आती है, लेकिन ध्यान रहे कि विषुवत रेखा पर लवणता सबसे अधिक नहीं पाई जाती है, बल्कि यह सब ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है। विषुवत रीजन में ना पाई जा करके सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन में, रीजन में हाईएस्ट होती है, रीजन में ये अधिक होती है। रीजन उसका ये है, रीजन उसका ये है कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में, विषुवत रेखीय क्षेत्र में, विषुवत रेखीय क्षेत्र में, विषुवत रेखीय क्षेत्र में सन रेज लगभग परपेंडिकुलर पड़ती हैं, लगभग सीधी पड़ती हैं पूरे वर्ष। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ, हाई अमाउंट ऑफ,
हाई इवेपोरेशन होता है, हाई इवेपोरेशन होता है, हाई इवेपोरेशन। और हाई इवेपोरेशन के उपरांत संघनन की प्रक्रिया। हाई इवेपोरेशन में पहले पहले क्या होगा, जलवाष्प ऊपर उठेगी, सैचुरेट होगी, संघनन की प्रक्रिया होती है और इसके फलस्वरूप हाई रेनफॉल होता है, हाई रेनफॉल होता है। डेली वर्षा होती है। विषुवत रेखीय क्षेत्र की विशेषता होती है कि डेली 2 से 3 या 2 से 4 के बीच में डेली वर्षा होगी। और डेली रेनफॉल होने के कारण फ्रेश वाटर की सप्लाई से सैलिनिटी क्या कर दी जाती है, कम कर दी जाती है। और साथ ही में इस क्षेत्र में नदियां भी स्थलीय क्षेत्रों से बहुत आकर के वाटर को क्या करती हैं, डिस्चार्ज करती हैं अपना। और कुछ हद तक महासागरीय जलधाराएं वो हम देख रहे होंगे, जब प्रभावित करने वाले कारकों को यानी कि वितरण में समानता नहीं है, अनइवननेस है, जब उसकी बात कर रहे होंगे तो उसको भी देखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करें यदि हम, तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ, यद्यपि जहां पर होगा, जहां पर तापक्रम और उच्च वाष्पीकरण होता है, यानी कि कहाँ, यद्यपि यहाँ पर यानी कि इक्वेटोरियल रीजन में, यहाँ पर मतलब इक्वेटोरियल रीजन में, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल रीजन में तापमान उच्च होता है और इवेपोरेशन भी अधिक होता है, फिर भी यहाँ पर सैलिनिटी कम पाई जाती है, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया यहाँ पर वर्षा का जल लवणता को कम कर देता है, क्योंकि रेनफॉल जो है, वर्षा का जल मतलब डेली रेनफॉल 2 से 4 पीएम के बीच में, 2 to 4 पीएम के बीच में डेली रेनफॉल होती है। डेली रेनफॉल डेली रेनफॉल होती है, रेनफॉल। और रेनफॉल से फ्रेश वाटर की सप्लाई हो जाती है, फ्रेश वाटर वाटर की सप्लाई हो जाती है। और इस फ्रेश वाटर की सप्लाई के बाद जो लवणता बढ़ती है उसे मिनिमाइज कर दिया जाता है या कम कर दिया जाता है या घटा दिया जाता है। इसलिए भूमध्य सागर की जो लवणता होती है वो, सॉरी देखिए यहाँ पे टाइपिंग एरर है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, वो घट करके 34 ग्राम प्रति 1000 ग्राम हो जाती है। यानी कि एवरेज से, यानी कि कुल जो एवरेज है समस्त महासागरीय लवणता का, उससे भी ये कम हो जाती है या कम देखने को मिलती है। वहीं वहीं ऊपर की ओर हमने डिस्कस किया था कि सब ट्रॉपिकल रीजन में यानी कि 10 से 30 या 20 से 40 डिग्री अक्षांशों में लवणता अधिक पाई जाती है। यहाँ इसकी मात्रा 36 ग्राम प्रति हजार ग्राम से 37 ग्राम प्रति हजार ग्राम के आसपास पाई जाती है। रीजन होता है क्योंकि इन क्षेत्रों में इवेपोरेशन तो अधिक होता है, तापक्रम अधिक होता है, उच्च होता है, लेकिन वर्ष भर या लगातार वर्षा नहीं होती है, लगातार वर्षा नहीं होती है या आर्द्रता हमेशा अधिक नहीं होती है, जिसके कारण यहाँ पे डेली रेनफॉल या जो जिस मात्रा में इवेपोरेशन होता है उस मात्रा में रेनफॉल नहीं हो पाने के कारण इवेपोरेशन के उपरांत इवेपोरेशन के उपरांत लवणता में वृद्धि देखने को मिलती है। वहीं यदि हम प्रादेशिक वितरण की बात करें तो यानी कि रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, क्षेत्रीय रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो प्रादेशिक वितरण के अंतर्गत अलग अलग महासागरों में लवणता के वितरण प्रतिरूप को अलग अलग अध्ययन किया जाता है, या के अलग अलग वितरण को अलग अलग अध्ययन के रूप में लिया जाता है। जैसे यदि हम बात करें हिंद महासागर की, तो हिंद महासागर में भारत के वेस्ट में जो सागर स्थित है उसको अरेबियन सी कहते हैं, अरेबियन सी अरेबियन सी कहते हैं। अरेबियन सी में जो लवणता होती है वो सामान्य से अधिक होती है, यानी कि 36-37 के आसपास, 37 ग्राम प्रति हजार ग्राम के आसपास पाई जाती है। वहीं वहीं जो
बे ऑफ बंगाल है या अंडमान सी है, बे ऑफ बंगाल या अंडमान सी है, अंडमान, अंडमान सी है। यहाँ पे जो लवणता होती है वो लेस देन एवरेज होती है, लेस देन, लेस देन एवरेज, एवरेज देखने को मिलती है। ठीक ऐसे ही यदि हम सभी महासागरों का अध्ययन करें अलग अलग एक इकाई के रूप में लेकर के और उनका अध्ययन करें तो उसे प्रादेशिक वितरण या प्रादेशिक डिस्ट्रीब्यूशन की संज्ञा, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की संज्ञा दी जाती है या रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। आगे कुछ महासागर दिए हुए हैं, इसको मैप पे आप आगे लोकेट भी कर सकते हैं, जहाँ पे सामान्य से अधिक लवणता पाई जाती है। और इस आधार पे हम क्या कर सकते हैं, प्रादेशिक वितरण का अध्ययन करने के क्रम में जब हम प्रादेशिक वितरण का अध्ययन करते हैं तो उस क्रम में देखते हैं कि कुछ ऐसे जगह हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लवणता सामान्य से अधिक है, जबकि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सामान्य से कम, या फिर कहीं पर या कुछ क्षेत्रों में सामान्य के आसपास लवणता पाई जाती है। जैसे लाल सागर या रेड सी में जो लवणता है वो औसत से अधिक है, जो 37 से 41 ग्राम प्रति हजार ग्राम के आसपास पाई जाती है। वहीं पर्शियन गल्फ में ये 37 से 38 ग्राम। रूम सागर, रूम सागर जिसे भूमध्य सागर भी कहते हैं, रूम सागर जिसे आप भूमध्य सागर या भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी कहते हैं, यहाँ पे लवणता 37 से 39 ग्राम प्रति हजार ग्राम पाई जाती है। वहीं सामान्य लवणता वाले प्रदेशों के अंतर्गत, सामान्य लवणता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत कैरेबियन सागर जिसमें 35 से 36, बास जल डमरू मध्य, बास जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया के नीचे होगा, ऑस्ट्रेलिया के पास होगा, जो ऑस्ट्रेलिया को उसके संघ शासित प्रदेश से अलग करता है। और कैलिफोर्निया की खाड़ी ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में है। वहीं सामान्य से कम लवणता वाले क्षेत्रों में जहाँ पे ये 30 से 35 होगा, इसको सही कर लीजिएगा, 20 नहीं होगा बल्कि 30 से 35 या 33, 30 से 35 या 33, गलती हो गई है, 30 से 35 ग्राम प्रति हजार ग्राम होगा ये, यानी कि 35 या उससे कम वाले में आर्कटिक रीजन होगा, दक्षिण उत्तरी ऑस्ट्रेलिया सागर होगा, बेरिंग सी होगा, अखोटस्क सी होगा एंड जापान सी। इनमें लवणता जो होती है वो सामान्य से यानी कि 35 से कम पाई जाती है, यानी कि औसत से कम पाई जाती है। वहीं यदि हम अब देखिए, हम लोगों ने वितरण के क्रम में, वितरण के क्रम में हमने क्या किया, वितरण के क्रम में या महासागरीय लवणता के वितरण के क्रम में हमने देखा कि महासागरीय लवणता जो है वो प्रादेशिक रूप से उसमें अक्षांशीय भिन्नता भी पाई जा रही है, यानी कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पहले विषुवत रेखा पे लवणता कम होती है, विषुवत रेखा से जब ऊपर उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो सब ट्रॉपिकल रीजन में लवणता बढ़ती है, फिर लवणता घटना शुरू होती है या घटती जाती है ध्रुवों की ओर। अक्षांशीय वितरण देखा, फिर प्रादेशिक वितरण के रूप में हमने देखा कि पृथ्वी के सतह पर पाए जाने वाले यानी कि ग्लोब पर पाए जाने वाले अलग अलग महासागरों में अलग अलग लवणता देखने को मिलती है या लवणता का स्वरूप अलग अलग है। ठीक वैसे ही अब लवणता पृष्ठ से नीचे की ओर जाने पर यानी कि महासागरीय सतह से, महासागरीय सतह से, महासागरीय पृष्ठ से, महासागरीय पृष्ठ से, महासागरीय पृष्ठ से, ये महासागरीय या ओशियानिक सरफेस बोलते हैं, ओशियानिक, ओशियानिक सरफेस से, सरफेस से जब हम नीचे जाते हैं तो ओशियानिक सरफेस से नीचे जाने के क्रम में भी महासागरीय लवणता में भिन्नता देखने को मिलती है। जिस प्रकार से महासागरों के पृष्ठ पर सतहों पर ऊपरी भाग में लवणता में अक्षांशीय अंतर देखने को मिलता है, स्थानीय अंतर को, स्थानीय भिन्नता और अक्षांशीय भिन्नता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से महासागरीय जल के पृष्ठ पर लवणता में स्थानिक, स्थानिक का मतलब था रीजनल से और अक्षांशीय का मतलब था लैटिट्यूडनल से भिन्नता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार या वैसे ही महासागरों के पृष्ठ से नीचे की ओर जाने पर
लवणता एक समान नहीं होती, यानी कि यहाँ भी लवणता में भिन्नता देखने को मिलती है। तो आखिर वो भिन्नता में सामान्य ट्रेंड या सामान्य प्रतिरूप क्या है, वो हम देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि सामान्यतः सामान्यतः 90 डिग्री अक्षांशों पर, 90 डिग्री सदर्न एंड नॉर्दर्न लेटिट्यूड्स पर लवणता जो थी वो 30 के आसपास थी, 30 ग्राम प्रति 1000 ग्राम के आसपास थी। वहीं मिड लेटिट्यूड्स में यानी कि 60 डिग्री लेटिट्यूड्स के आसपास, 60 डिग्री नॉर्दर्न और सदर्न लेटिट्यूड्स के आसपास ये 30 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम थी। वहीं हमने देखा था कि 20 से 40 यानी कि 30 मान लें, 30 डिग्री नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर की बात करें, 30 डिग्री नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर की बात करें, तो यहाँ पर लवणता लगभग 37 ग्राम प्रति 1000 ग्राम पाई जाती है। और उसके बाद यदि हम विषुवत रेखा की बात करें, यानी कि 0 डिग्री लेटीट्यूड नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर की, यानी कि लेटीट्यूड की बात करें, 0 डिग्री लेटीट्यूड या विषुवत रेखा की बात करें, सॉरी इसको 0 डिग्री लेटीट्यूड ही कर लेते हैं, 0 डिग्री लेटीट्यूड, 0 डिग्री लेटीट्यूड की बात करें, लेटीट्यूड की बात करें, तो यहाँ पर लवणता एवरेज या उससे कम यानी कि 34 ग्राम प्रति 1000 ग्राम के आसपास देखने को मिलती है। यह सतह की लवणता है, लेकिन सतह से जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं तो एक नॉर्मल ट्रेंड देखने को मिलता है, जिसमें जहां पे लवणता कम होती है उस जगह से जब हम नीचे की ओर जाएंगे तो लवणता में वृद्धि होती है। वहां से जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो लवणता में वृद्धि देखने को मिलती है, लवणता में वृद्धि देखने को मिलती है। जबकि जहां के पृष्ठीय जल की लवणता अधिक होती है, वहां से नीचे की ओर जाते हैं तो लवणता में कमी देखने को मिलती है, लवणता में कमी देखने को मिलती है। कह सकते हैं कि ये लेयर, यानी कि ये लेयर या जहां पे इस तरह का परिवर्तन देखने को मिलता है, जिस तरह पे या जहां पे इस तरह का परिवर्तन या इस तरह का ट्रेंड देखने को मिलता है, इस तरह का नेचर देखने को मिलता है, वह नेचर सतह से, पृष्ठ से, यानी कि 0 किलोमीटर से 500, 0 किलोमीटर या 0 मीटर से, यानी कि पृष्ठ से 500 मीटर तक देखने को मिलता है, 500 मीटर की गहराई तक देखने को मिलता है। इस लेयर को या इस परत को, जहां पे इस तरह का कुछ ट्रेंड मिलता है कि जहां पे पृष्ठ का लवणता कम है वहां से नीचे जाने पर बढ़ती है, जहां पर अधिक है वहां से नीचे की ओर जाने पर घटती है, इस तरह की विशेषता रखने वाली लवण परत को या लवणता परत को इपी हेलाइन कहते हैं। इपी हेलाइन, इपी हेलाइन लेयर कहते हैं, इपी हेलाइन लेयर कहते हैं। वहीं जब इससे हम नीचे की ओर जाते हैं इस परत से, यानी कि 500 मीटर से नीचे की ओर जाते हैं, 500 मीटर से नीचे की ओर जाते हैं महासागरों में, पृष्ठ से नीचे की ओर, तल की ओर, यानी कि महासागरीय नितल की ओर जब जाते हैं तो लवणता में तेजी से गिरावट देखने को मिलती है, तो लवणता में तेजी से गिरावट देखने को मिलती है, तेजी से कमी आती है, तेजी से कमी देखने को मिलती है। और यह कमी 1000 मीटर, 1000 मीटर के आसपास, यानी कि 1000 मीटर तक देखने को मिलती है। रैपिड जो है डिक्रीज होता है लवणता में, और इस तरह की रैपिड डिक्रीज वाली परत को हेलोक्लाइन, हेलोक्लाइन या फिर थर्मोक्लाइन, थर्मो थर्मोक्लाइन क्लाइन लेयर के रूप में जानते हैं, थर्मोक्लाइन लेयर के रूप में जानते हैं। यानी कि दूसरी परत 500 मीटर से 1000 मीटर के मध्य में पाई जाती है, जहां पर लवणता में तेजी से गिरावट देखने को मिलती है, वो परत थर्मोक्लाइन या हेलोक्लाइन के नाम से जानी जाती है। और 1000 मीटर की गहराई के बाद, 1000 मीटर की गहराई के बाद लवणता थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ, थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ महासागरीय नितल तक, ओशियानिक बॉटम रिलीफ जिसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, बॉटम तक, ओशियानिक बॉटम्स तक, ओशियानिक बॉटम तक, लगभग ओशियानिक बॉटम तक लगभग स्थिर हो जाती है, लगभग कांस्टेंट हो जाती है। और ऐसी कांस्टेंट लवणता यानी कि स्थिर लवणीय परिवर्तन
का स्वभाव रखने वाली परत को हाइपोहेलाइन कहते हैं। हाइपोहेलाइन लेयर के नाम से जाना जाता है, लेयर के नाम से जाना जाता है। तो जैसा हमने देखा कि महासागरों के पृष्ठ पर पहले तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशीय वितरण में भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे विषुवत रेखा पर लवणता औसत के आसपास यानी कि 34 से 35, वहीं विषुवत रेखा से सब ट्रॉपिकल रीजन पर यह बढ़कर के 36 से 37 ग्राम प्रति हजार ग्राम हो जाती है। और फिर जब उससे ऊपर हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन की ओर बढ़ते हैं तो वहां पर लवणता में फिर एक निश्चित दर से कमी आने लगती है। ठीक वैसे ही महासागरों के पृष्ठ से नीचे की ओर भी लवणता हमेशा एक समान नहीं होती है, बल्कि भिन्नता पाई जाती है। और वो भिन्नता किस रूप में होती है? तीन लेयरों को जन्म देती है, हेलोक्लाइन, थर्मोक्लाइन और हाइपोहेलाइन। हमने ये देख लिया। अब नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए इसी में जहां पर औसत लवणता वाले उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के पृष्ठ के नीचे जाने पर लवणता में नगण्य दर से कमी आती है, जबकि औसत लवणता से कम वाले रीजन में उच्च अक्षांशीय रीजनों के पृष्ठ से नीचे की ओर जाने पर लवणता में पहले वृद्धि देखने को मिलती है। हमने यही बात की है। वहीं औसत लवणता वाले क्षेत्रों से पृष्ठ से नीचे की ओर जब हम जाते हैं तो कमी देखने को मिलती है। लवण जिसे यह तीन चार तरह की जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। पहले लवणता अधिक लवण वाले पृष्ठीय क्षेत्र से नीचे जाने पर बढ़ती है, घटती है, कम वाले से नीचे जाने पर बढ़ती है, औसत वाले से कम दर से, औसत वाले से जब नीचे की ओर जाते हैं तो कम दर से कमी आती है। इस तरह की भिन्न लवणता विशेषता या लवणता परिवर्तन रखने वाली परत या लवणता रखने वाली दशा को क्या कहते हैं? लवणीय व्युत्क्रमण यानी कि सैलिनिटी एनामली के नाम से भी जाना जाता है। सैलिनिटी एनामली की दशा या कंडीशन भी कहते हैं। यह घटना केवल पृष्ठ से 500 मीटर की गहराई तक होती है। चलिए, सही बात है। अतः पृष्ठ से 500 मीटर तक की परत को इपीहेलाइन कहते हैं। हमने डिस्कस कर लिया था। नीचे की ओर 500 मीटर से 1000 मीटर तक की लवणता में तेजी से कमी आती है। लवणता में कमी आने वाली या कमी आने से संबंध रखने वाली इस परत को थर्मोहेलाइन या हेलोक्लाइन कहते हैं। हमने देख लिया था। और वहीं 1000 मीटर से नीचे की ओर सागरीय नित्तल, देखिए सागरीय नित्तल होगा, ये मित्तल नहीं, नित्तल। मित्तल, मुझे लगता है टाइपिस्ट ने मित्तल की बुक पढ़ ली होगी फिजिक्स के लिए 10+2 में। नित्तल होता है ये, नित्तल। नित्तल तक लवणता लगभग समान रहती है, लगभग समान रहती है। इस परत को हेलोक्लाइन, हेलोक्लाइन नहीं भाई, हाइपोक्लाइन, हाइपो हाइपोहेलाइन, हाइपोहेलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोहेलाइन, हाइपोहेलाइन के नाम से जाना जाता है। हाइपोहेलाइन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कुछ वितरण या कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। विश्व के सर्वाधिक लवणता वाले क्षेत्रों के बारे में दिया हुआ है। विश्व के सर्वाधिक लवणता वाले क्षेत्रों में सबसे पहले हम अगर टर्की की बात करें तो टर्की में एक झील है, वान झील। वान झील की लवणता जो है 330 ग्राम प्रति हजार ग्राम के आसपास पाई जाती है। वहीं मृत सागर में यह लवणता जो है वो 238 ग्राम प्रति हजार। ग्रेट सॉल्ट लेक जो कि यूएस के उटाह प्रांत में स्थित है, यहाँ पर 220 के आसपास, 220 ग्राम प्रति हजार ग्राम के आसपास पाई जाती है। जबकि लाल सागर में ऐसा कहा जाता है कि वान में, मृत में या फिर ग्रेट सॉल्ट लेक में अगर आप जाइए तो डूबेंगे नहीं, क्योंकि लवणता इतनी अधिक होगी कि वो आपको, चलिए देख लेते हैं। वान कहीं यहाँ मिलेगी, लेक वान, इनका वितरण टर्की में लेक वान मिलेगी आपको। लेक वान सर्वाधिक लवणता 330 ग्राम, 330 ग्राम प्रति हजार ग्राम होगी। मृत सागर यहाँ जॉर्डन और इजराइल की सीमा पे कहीं मिलेगा। डेड सी मृत सागर, इसकी लवणता कितनी होगी? 200 238 238 ग्राम प्रति हजार ग्राम के आसपास। वहीं यहाँ कहीं उटाह प्रांत में
मिलेगा आपको ग्रेट सॉल्ट लेक मिलेगी। इसकी लवणता कितनी है? इसकी लवणता जो है वो 220 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। तीसरी सबसे, थर्ड, ये है फर्स्ट, ये सेकंड है आपकी, सेकंड होगी, और ये होगी थर्ड सैलाइन, थर्ड मोस्ट सैलाइन ऑफ द वर्ल्ड, थर्ड मोस्ट सैलाइन लेक या साग सैलाइन या सी ऑफ द वर्ल्ड, ये देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो लाल सागर है, लाल सागर ये रीजन है, लाल सागर की लवणता रेड सी रेड सी की लवणता जो है वो 40 या 41 ग्राम प्रति 1000 ग्राम से भी अधिक पाई जाती है। चलिए, अब देख रहे हैं हमने अभी तक देखा, या अभी तक का जो ट्रेंड हमने एनालिसिस किया, खास करके वितरण। सबसे पहले हमने देखा कि लवणता होती क्या है, तो पर 1000 ग्राम सागरीय जल में जितने घुले हुए लवण होते हैं उसे लवणता कहते हैं। स्रोत क्या है? सोर्सेज में हमने देखा कि मोस्ट प्रोबेबली जो है सोर्स है वो पृथ्वी का क्रस्ट खुद है। इसके अलावा दो तीन सोर्सेज हैं जिसमें पवने हैं, सागरीय जल सॉरी नदियों के जल हैं, और ज्वालामुखी ऐस यानी कि वोल्केनिक ऐस है। और उसके बाद हमने वितरण देखा कि आखिर वो किस रूप में वितरित है। वितरण देखने के क्रम में हमने देखा कि सभी जगहों पर यानी कि ग्लोब पर सभी महासागरों के सभी जगहों पर लवणता एक समान नहीं है। लवणता के वितरण में भिन्नता पाई जा रही है। कहीं पर इसी पृथ्वी के या इसी ग्लोब के किसी सतह पर लवणता 330 ग्राम से भी क्या है अधिक है, तो वहीं पर कहीं लवणता 30 ग्राम प्रति 1000 ग्राम से भी कम है। तो इस तरह की भिन्नता आखिर क्यों है, किन कारणों से है, ये जानने के लिए हम डिस्कस करेंगे लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। और लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रभावित, ये देखिए टर्म जो होगा ये गलत लिखा हुआ है, प्रभावित ऐसे लिखा जाएगा। टाइपिस्ट को देखिए, हम और आपकी तरह भूगोल की जानकारी नहीं होती है टाइपिस्ट को, तो थोड़ी सी समस्याएं आ जाती हैं। चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ओशियानिक सैलिनिटी। आखिर ओशियानिक सैलिनिटी यानी कि ओशियानिक सरफेस पर जो भिन्नता या फिर सतह से नीचे की ओर जाने पर जो भिन्नता पाई जा रही है उसके लिए कारण कौन कौन से हैं, फैक्टर्स क्या क्या हैं, उसका अध्ययन करेंगे। देखेंगे विभिन्न सागरों में एक सागर के भिन्न भागों में लवणता के वितरण में असमानता देखने को मिलती है या वितरण असमान है। जैसे हिंद महासागर की अपेक्षा लाल सागर, फारस की खाड़ी में लवणता क्या है अधिक है। हम लोगों ने देखा था कि बे ऑफ बंगाल में लवणता कम है, जबकि अरेबियन सागर में लवणता अधिक है। ठीक वैसे ही अगर आंध्र महासागर की बात करें तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर में लवणता कम पाई जाती है, जबकि अटलांटिक महासागर में अधिक पाई जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि सभी जगह लवणता एक समान नहीं है, यानी कि कुछ फैक्टर्स कार्य करते होंगे जो इसमें भिन्नता लाने में सामर्थ्य होंगे या भिन्नता लाने की कैपेबिलिटी रखते होंगे। उन्हीं के क्रम में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे वाष्पीकरण या इवेपोरेशन की। सबसे पहले इस क्रम में जब हम बात करेंगे तो बात करेंगे इवेपोरेशन या वाष्पीकरण की। वाष्पीकरण के द्वारा जल वाष्प बनती है। ठीक है भाई, जल वाष्प कैसे बनती है? वायुमंडल में विलीन हो जाती है लेकिन लवण उसी में शेष रह जाता है। और महासागरों में जल लवणता का अनुपात बढ़ता है। मान लीजिए कोई पार्ट है और सनरेज के पड़ने के बाद इससे जल का इवेपोरेशन हुआ। मान लीजिए पहले इसमें 1 kg जल था, 1 kg, 1 kg कर लीजिएगा, 1 kg जल था, 1 kg वाटर था, और इस वाटर में लगभग कितने लवण थे? कितना लवण था? 35 ग्राम। मान लीजिए भाई, एवरेज को ही मान लेते हैं, 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम या 35 ग्राम इसमें लवण था। और सन रेज जब पड़ी तो इवेपोरेशन हुआ। इवेपोरेशन के रूप में मान लीजिए इवेपोरेशन के द्वारा 500 ग्राम वाटर जो है
वो इवेपोरेट हो गया, वाष्पीकृत हो गया। क्या हो गया? वाष्पीकृत, वाष्पीकृत हो गया या इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेट हो गया। और इवेपोरेट हो गया तो कितना जल बचा? अब ये जो रिमेनिंग जल होगा वो केवल 500 बचेगा, 500 ग्राम। लेकिन लवण तो, लवणता जो है वो, लवणता क्या है? सेम है, लवण जो है वो सेम अमाउंट में है, 35 ग्राम के 35 ग्राम ही रहेंगे। लेकिन अब इनकी जो प्रतिशतता अनुपात होगा वो 500 में कितना हो जाएगा? 500 में 500 ग्राम। यानी कि अगर 1000 पर 1000 में मेजर करेंगे तो वो बढ़ करके 70 हो जाएगा, 70 ग्राम प्रति 1000 ग्राम हो जाएगा अगर 1000 ग्राम में मेजरमेंट, क्योंकि हजार लवणता का मेजरमेंट 1000 ग्राम में करते हैं। तो वाष्पीकरण क्या है? एक इंडिविजुअल फैक्टर के रूप में इस तरीके से कार्य करता है कि यदि भाप बन गई, जल उड़ गया, H2O उड़ गया, तो बाकी बचे हुए लवण रह गए और वो लवणों का अनुपात क्या होगा? बढ़ जाएगा। वाष्पीकरण सूर्यातप पर निर्भर करता है। सूर्यातप की प्राप्ति विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होती है, ध्रुवों की ओर कम होती है। अतः वाष्पीकरण भी विषुवत रेखा की ओर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होगा। किंतु विषुवत रेखा पर तथा उसके निकट वाष्पीकरण के साथ साथ आपेक्षिक या सापेक्षिक, या आपेक्षिक नहीं होगा, सापेक्षिक आर्द्रता होगा भाई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सापेक्षिक आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता के अधिक होने से लवणता की मात्रा में कमी आती है। चलिए ठीक है, इसको भी हम समझा देंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर भाप बन के उड़ भी गया और जितना उड़ा उससे अधिक रेनफॉल हो गया, मान लीजिए 500 ग्राम वाटर उड़ा था नदियों के द्वारा, महासागरीय जलधाराओं के, ठंडी जलधाराओं के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति और वर्षा के द्वारा प्राप्त होने वाले जल, तीनों मिला करके यदि जितना वाष्पीकरण हुआ था उससे भी अधिक जल, फ्रेश वाटर उसमें मिला दिया जाए तो फिर लवणता क्या होगी? एवरेज से कम हो जाएगी। कहने का मतलब यही था। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में यही होता है। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में इवेपोरेशन तो अधिक होता है। इवेपोरेशन जो है, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन अधिक होता है, हाई होता है। लेकिन डेली रेनफॉल होती है, डेली रेनफॉल होगी, और रेनफॉल भी क्या होगी? अधिक होगी। और साथ ही में कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे, जैसे कुछ ठंडी जलधाराएं होंगी जिनको अलग से भी पढ़ेंगे। ठीक, विषुवत रेखी, सॉरी ये देखिए मैंने क्या बना दिया आपको, ये विषुवत रेखा कहाँ पर है? गलती से इसको, ऐसी गलतियां हो जाती हैं। विषुवत रेखा कहाँ है? विषुवत रेखा यहाँ पर है, ये विषुवत रेखा, ये यहाँ पर है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में डेली सन रेज क्या होगा? सन रेज लगभग परपेंडिकुलर पड़ेगा, इवेपोरेशन अधिक होगा, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन अधिक होगा, हाई होगा। रेनफॉल भी क्या होगा? यहाँ पर रेनफॉल, रेनफॉल डेली होगा, हाई होगा, रेनफॉल भी डेली होगा। और यहाँ पे इसी रीजन में अमेजन, सॉरी अमेजन एंड कांगो जैसी बड़ी नदियां अपना फ्रेश वाटर भी ला करके क्या करेंगी? डिस्चार्ज करेंगी यहाँ पे। तो इन नदियों के जल के द्वारा और साथ ही में इस क्षेत्रों में कुछ हद तक ठंडी जलधाराओं के योगदान से जिस मात्रा में इवेपोरेशन हो रहा है लगभग उसी मात्रा में रेनफॉल हो जा रहा है। लेकिन नदियां, नदियों का फ्रेश जल, नदियों का फ्रेश वाटर, रिवर्स फ्रेश वाटर, रिवर फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर और ठंडी जलधाराओं, ठंडी जलधाराओं में लवणता कम होती है क्योंकि ठंडे जल में घुलनशीलता की क्षमता क्या होगी? कम होती है। गर्म जल में चीनी मिलाइएगा जल्दी से मिल जाएगा, ठंडे में मिलाइएगा लेट से मिलेगा। घुलनशीलता कम होती है इसलिए लवणता कम होती है। तो जब ठंडी जलधाराएं विषुवत रेखीय क्षेत्र में पहुंचेंगी, जैसे बेंगुएला, 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 बेंगुएला जब पहुंचेगी यहाँ, तो बेंगुएला कैसी होगी? ठंडी होगी, ठंडी होगी तो कम लवणी होगी, ये यहाँ के जल में मिक्स हो जाएगी तो लवणता को कम कर देगी। तो इनके कंबाइंड एफर्ट से, यानी कि नदियों के फ्रेश वाटर, ठंडी जलधाराओं और वाष्पीकरण के उपरांत होने वाली रेनफॉल से, संवहनीय वर्षा से प्रतिदिन जिस मात्रा में इवेपोरेशन होता है उसी मात्रा में रेनफॉल भी आ जाती है, रेनफॉल के रूप में फ्रेश वाटर। सैलिनिटी
कम पाई जाती है। यही कारण है इन सभी के कंबाइंड एफर्ट से जो लवणता होती है वो 34 से 35 ग्राम प्रति हजार ग्राम, ग्राम प्रति हजार ग्राम के आसपास पाई जाती है। चलो भाई सही है। वर्षण के द्वारा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। वर्षा के द्वारा क्या होता है, लवण रहित स्वच्छ जल की प्राप्ति होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों या स्थानों में सागरीय लवणता कम हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। विषुवत रेखा के निकट भी ऐसा होता है, हमने देखा लवणता कम रहती है। जबकि उष्णकटिबंधीय रीजनों में, उष्णकटिबंधीय रीजनों में मतलब ट्रॉपिकल रीजन्स में, ये है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक ना। मकर रेखा और कर्क रेखा के आसपास, कर्क, कर्क एंड मकर, कर्क एंड मकर के आसपास क्या होगा, रेनफॉल, सॉरी, इवेपोरेशन या इंसोलेशन, इंसोलेशन अलोंग द ईयर मिलेगा। अलोंग द ईयर, लगभग पूरे साल अलोंग द ईयर मिलता रहेगा। लेकिन रेनफॉल जो होती है वो केवल सीजनल होती है। रेनफॉल सीजनल रेनफॉल। इंसोलेशन जो होगा, सन रेज जो होगा, वो क्या होगा, पूरे वर्ष मिलता रहता है। लेकिन इवेपोरेशन जो होगा वो पूरे वर्ष होता है। इवेपोरेशन जो है यहाँ पे, इवेपोरेशन जो है वो पूरे साल होता है। जबकि रेनफॉल जो होती है सीजनल रेनफॉल होती है। सीजनल रेनफॉल, मानसूनी रेनफॉल या चक्रवातीय रेनफॉल के रूप में रेनफॉल सीजनल होती है, कभी कभी होती है। खास करके ट्रॉपिकल रीजन में या सब ट्रॉपिकल रीजन में जो रेनफॉल होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है। खास करके इनके स्टोन मार्जिन पर, स्टोन मार्जिन पर जो रेनफॉल होगी वो, स्टोन मार्जिन पर जो रेनफॉल होगी वो कब होगी, केवल और केवल गर्मी के सीजन में, यानी कि समर सीजन में होगी। समर सीजन में, समर सीजन में होती है रेनफॉल। और इवेपोरेशन पूरे वर्ष होता रहता है, जिसके कारण यहाँ पे सैलिनिटी क्या होगी, सैलिनिटी, सैलिनिटी अधिक पाई जाती है। सैलिनिटी इज हाई, इज हाई इन रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन में। और देख लीजिए, फिर तीसरा डिस्कस करने की या बताने की मुझे जरूरत ही नहीं। नदियों के जल, नदियों का जल, नदियों का जल कैसा होता है, ये फ्रेश वाटर होता है। नदियों का जल कैसा होगा, फ्रेश वाटर होगा। फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर होगा। फ्रेश वाटर, जब नदियों का स्वच्छ जल, लवणता बहुत कम होगी, नदियों के में सोडियम क्लोराइड कम पाया जाएगा। नदियों में क्या होता है, कैल्शियम CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, पाया जाता है। इसलिए बड़ी बड़ी नदियों के मुहाने पे लवणता कम पाई जाती है। अमेजन, अमेजन, देखिए हमने बताया था अमेजन, 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 कांगो, कांगो, गंगा, गंगा रिवर, गंगा, इनके मुहाने पर लवणता क्या होगी, लवणता कम होगी, कम होगी। फ्रेश वाटर के सप्लाई से यहाँ पे लवणता क्या होगी, सैलिनिटी जो होगी, सैलिनिटी, सैलिनिटी विल बी लेस, विल बी लेस या लेशर। यहाँ पे इनके मुहाने पर, इन सबके मुहानों पर फ्रेश वाटर, क्योंकि इनके वाटर में क्या होता है, इनके वाटर में CaCO3 होता है, NaCl नहीं होता है, बल्कि CaCO3 की मात्रा अधिक होती है। तो इनके द्वारा क्या किया जाएगा, इस नदियों के द्वारा लाए गए जल से इनके मुहाने के समीप जो लवणता होगी वो कम हो जाएगी। प्रचलित पवने, अब देख लीजिए भाई, ये थोड़ा सा समझने वाला। प्रिवेलिंग विंड्स, एक ही दिशा में चलने के कारण सागरीय लवणता पर प्रभाव पड़ता है। चलने से सागर की ओर सतह का जल उसी दिशा में बहा कर ले जाती है। नहीं भैया, ये अपवेलिंग और डाउनवेलिंग भी होता है। अपवेलिंग और डाउनवेलिंग भी होता है। कैसे होता है देख लेते हैं, ठीक है।
इसको समझने, जैसे ये विषुवत रेखा है और हम सब जानते हैं कि विषुवत रेखा से यानी कि और 30 डिग्री अक्षांश, मान लेते हैं ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर क्या होगा, 30 डिग्री लेटीट्यूड होगा, 30 डिग्री नॉर्दर्न लेटीट्यूड। हमको पता है दोनों गोलार्धों में, हम लोगों को पता है दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास, 30 डिग्री, 30 डिग्री सदर्न हेमिस्फेयर से 30 डिग्री 0 डिग्री नॉर्दर्न के बीच में। इधर दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर पवनें चलती हैं, और इधर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर पवनें चलती हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर पवनें चलती हैं। इनको क्या कहते हैं, व्यापारिक पूर्वा पवन, व्यापारिक पूर्वा पवन, पूर्वा पवन के नाम से जाना जाता है, व्यापारिक पूर्वा पवन के नाम से जाना जाता है। अब ये व्यापारिक पूर्वा पवनें क्या करती हैं वो भी देख लेते हैं। जब ये तट से यहाँ पर दूर जा रही होंगी, तट से दूर जा रही होंगी, तो तट के समीप जो वाटर होता है, उसको फ्रिक्शन करके, घर्षण करके जिस दिशा में ये बह रही होंगी उस दिशा में आगे की ओर धकेल देंगी, और आगे की ओर धकेलेंगी तो यहाँ वाटर लेवल में, उस समय वाटर लेवल में कमी आएगी, और उस वाटर लेवल में आई कमी को भरने के लिए अपवेलिंग की प्रक्रिया होगी, अपवेलिंग की प्रक्रिया होगी, अपवेलिंग की प्रक्रिया होगी, जिससे फ्रेश वाटर नीचे से ठंडा जल जो होगा, जो क्या होगा, रिलेटिवली कम सैलाइन होगा, फ्रेश वाटर, या फिर कह सकते हैं लेस सैलाइन, इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि लेस सैलाइन लेस सैलाइन वाटर, लेस सैलाइन वाटर ऊपर की ओर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा ना भाई, ऊपर आएगा, लेस सैलाइन वाटर ऊपर की परत में आएगा, जिससे यहाँ की लवणता क्या हो जाएगी, इस तट की, जहाँ पे ये अपतट पवन के रूप में, ऐसी पवनें जहाँ पे ऑफशोर विंड के रूप में, ऐसी पवनों को जो तट से दूर जा रही होती हैं, इनको ऑफशोर विंड कहते हैं, ऑफशोर विंड कहते हैं, ऑफशोर विंड कहते हैं। जब ये तट से दूर जा रही होंगी, तट से दूर जा रही होंगी, ऐसी पवनों को ऑफशोर विंड या अपतट पवन कहते हैं। तो जहां पे अपतट पवनों का प्रभाव होगा, वहां पर लवणता कम हो जाएगी। वहीं पर जहां पे ये तट के पास आ रही होंगी, वहां पर दो कारणों से, एक तो वहां के सतही जल को यहाँ लेकर के आएंगी, जिसके कारण डिपोजिशन होगा, तो जल दबाव गति क्रिया के कारण जब जल का दबाव पड़ेगा, अनुतट पवन यानी कि आनशोर विंड के रीजन में दो कारणों से, एक तो अधिक सैलाइन वाटर को लेकर के यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे, जिसके कारण अपने आप से लवणता बढ़ेगी, और दूसरा क्या होगा कि यहाँ पर इसी रीजन में या इस जगह पर वाटर प्रेशर वाटर प्रेशर वाटर प्रेशर जल दबाव क्रिया, वाटर प्रेशर प्रोसेस के माध्यम से, वाटर प्रेशर प्रोसेस होता है क्या है, जब जल का दबाव यानी कि जल पे ऊपर से जल डाला जाए या ऊपर से दबाव डाला जाए, तो ऐसी दशा में जो जल में घुले हुए लवण होते हैं, वो आयनीकृत या आयन होते हैं, वो अधिक दाब पर एक्टिव हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं, और उष्मा रिलीज करते हैं, और उस उष्मा के रिलीज करने के कारण वाटर की घुलनशीलता बढ़ जाती है और लवणता भी बढ़ जाती है। तो ऐसा भी होगा कि अनुतट पवनों के यानी कि दूसरे तट पे, वहां एक तरफ जहाँ पे ऑफशोर विंड चल रही है, वहां लवणता कम होगी, जहाँ पे ऑनशोर विंड से वहां लवणता बढ़ जाएगी। यानी कि पवनें भी क्या होती हैं, जिम्मेदार होती हैं। भाई देखो, हिमगलन, आइस मेल्टिंग, अब आइस मेल्ट करेगी, जल कैसा होगा, ठंडा होगा, घुलनशीलता कम होगी। नदी जल एवं वर्षा जल की भांति हिमगलन से भी क्या होगा, स्वच्छ जल की आपूर्ति होगी, और जहां पर हिमगलन होगा वहां पर लवणता में कमी आएगी, यानी कि इन रीजन्स में लवणता क्या होगी, या इस रीजन में लवणता आइस मेल्टिंग के कारण, आइस मेल्टिंग के कारण
मेल्टिंग के कारण से सैलिनिटी जो होती है, सैलिनिटी सैलिनिटी जो होगी वो कम पाई जाती है यानी कि कम होती है आइस मेल्टिंग के कारण। ठीक बात है। चलिए, समुद्री जलधाराएं समुद्री जलधाराएं गर्म जलधाराएं लवणता में वृद्धि करती हैं क्योंकि गर्म जल में घोलन क्षमता या सॉल्यूबलनेस की क्षमता अधिक होती है, जबकि इसके ठीक विपरीत ठंडी जलधाराएं लवणता में कमी लाती हैं। हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ठंडा जल क्या होता है, कम सैलाइन होता है, जबकि गर्म जल जो है वो अधिक सैलाइन होता है, जिसके कारण सैलिनिटी पर भी क्या होगी, प्रभाव पड़ेगा या दबाव पड़ेगा। चलिए, कैसे होगा देख लेते हैं। यहाँ एक वेस्टर्न विंड ड्रिफ्ट चल रही होती है, वेस्टर्न विंड ड्रिफ्ट जो पछुआ पवनों के प्रभाव में होती है। ये टकरा करके दक्षिणी अफ्रीका के तट से जब टकराएगी तो एक जलधारा उत्पन्न होती है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से ड्रिफ्ट वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से एक शाखा उत्पन्न होती है टकराने के बाद, जिसे बेंगुएला कहते हैं। बेंगुएला बेंगुएला करंट बेंगुएला करंट ये कोल्ड करंट होती है। कैसी करंट होती है? कोल्ड करंट कोल्ड करंट होगी कोल्ड करंट होगी जब ये नामीबिया सॉरी या नामीबिया से होते हुए आगे अंगोला और कांगो के तट तक जाएगी तो अपने साथ ठंडा जल लेकर के जाएगी। और ठंडे जल की ठंडे जल की घुलनशीलता घुलनशीलता कम होती है कम होती है हम जानते हैं सब, होती है, जिसके कारण क्या होगा, विषुवत रेखीय क्षेत्र में भी लवणता को क्या करेगी, ये जहां भी जाएगी लवणता को क्या कर देगी, कम कर देगी। ठीक वैसे ही पश्चिमी तट पे टकरा करके एक हम्बोल्ट करंट या पेरुवियन करंट अपवाहित होती है। पेरुवियन करंट या हम्बोल्ट हम्बोल्ट प्रवाहित होती है और ये भी लवणता को कम कर देगी। यानी कि हम देखेंगे कि अफ्रीका के इस तट पे और अमेरिका के पेरुवियन तट पे ब्राजीलियन तट से कम लवणता पाई जाती है। यानी कि ये क्षेत्रीय स्तर पर लवणता में भिन्नता लाने के लिए क्या होती हैं, उत्तरदायी होती हैं। ये लवणता में भिन्नता या लवणता में कमी लाने के लिए। वहीं विषुवत रेखीय क्षेत्र से यदि कोई जलधारा ऊपर की ओर जा रही है तो यहाँ के टेम्परेचर को क्या करेगी, बढ़ा देगी, या इसके साथ इसका टेम्परेचर अधिक होगा, सॉल्यूबलनेस क्या होगा, कम होगा, सॉरी अधिक होगा, जिसके कारण उच्च अक्षांशीय रीजन में भी ये सैलिनिटी को क्या करेगी, उच्च अक्षांशीय रीजन में सैलिनिटी को इंक्रीज कर देगी, बढ़ा देगी। गर्म जलधाराएं यदि ऊपरी या उच्च अक्षांशों की ओर जाती हैं तो उच्च अक्षांशों के जलों की लवणता को बढ़ा देती हैं। ठीक वैसे ही वायुमंडलीय दाब, हमने बात किया था, उच्च दाब की दशा में लवणता में वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि जल पर संपीड़नात्मक बल कार्य करेगा तो लवण ये अपनिकृत नहीं होंगे भाई, आयनीकृत आयनीकृत हो जाएंगे, आयनीकृत हो जाते हैं। अधिक दाब पर लवण जो होते हैं संपीड़नात्मक बल के कारण यानी कि प्रेशर के बल के कारण जो जल में घुले हुए लवण होते हैं वो क्रिया करने लगते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और आयनीकृत हो जाते हैं। और आयनीकृत होने के बाद ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, हीट रिलीज होती है और उस हीट रिलीज से वाष्पीकरण की दर उच्च हो जाएगी। और जब वाष्पीकरण की दर उच्च हो जाएगी तो लवणता में फ्रेश वाटर क्या होगा, वाष्पीकृत होकर के उड़ जाएगा, जो लवण बचेंगे वो कम जल में बचे रहेंगे यानी कि लवणता इंक्रीज कर जाएगी। लवणता का महत्व देखिए, अभी तक ये कुछ फैक्टर्स जो लवणता को क्या कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, नियंत्रित करने वाले फैक्टर्स थे या अफेक्टिंग फैक्टर्स थे। उसके अलावा अब लवणता का एक महत्वपूर्ण जो है पोर्शन, यानी कि लवणता हमने अब तक डिस्कस कर लिया, लवणता होती क्या है, लवणता का स्रोत क्या है, और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि लवणता का वितरण कैसा है और वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। इतना हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे
कि लवणता का महत्व यानी कि सिग्निफिकेंस क्या है। समुद्री जल के घनत्व का नियंत्रण लवणता से ही होता है, के द्वारा, लवणता के द्वारा ही होता है। ठीक, घनत्व भी नियंत्रित, डेंसिटी और टेम्परेचर ये दोनों नियंत्रित किए जाते हैं। 24.7 से अधिक लवणता वाले समुद्री जल का घनत्व लवणता वृद्धि के साथ उसके हिमांक तक बढ़ता रहता है। चलिए, लवणता के ही कारण समुद्री जल का हिमांक अपेक्षाकृत अर्थात इतना प्रतिशत कम हो जाता है। ये परसेंटेज होगा, देखिएगा, -1 या 1.8% होगा। ये 1.8% है। हर जगह टाइप पेस्ट को एक जगह बता दीजिए, वही हर जगह कॉपी पेस्ट करता है, होता है। लवणता की मात्रा के आधार पर समुद्री का जल हिमांक जो है वो बढ़ता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। लवणता के कारण कि समुद्री जल का क्वथनांक जो होता है वो मीठे पानी के क्वथनांक या गलनांक जो होता है वो मीठे पानी के जल से अधिक होता है। महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति में भी का बहुत बहुत बड़ा योगदान होता है। कैसे योगदान होगा उसको इस तरीके से जान सकते हैं कि कहीं पर लवणता अगर कम होगा तो लवणता कम होगा तो प्रेशर कम होगा, जल हल्का होगा, वाटर लेवल इंक्रीज करेगा और वहां पे क्या होगी, जलधारा की उत्पत्ति हो जाएगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। हम लोग 7 बजे शाम को एक स्पेशल क्लास भी लेते हैं अनअकैडमी पर, जिसमें मैप्स के माध्यम से रीजनल ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं, और रात को 10 बजे एमसीक्यूज के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं। और आगे की लिंक्स के लिए यानी कि अपडेट के लिए यूपीएससी विद अजय विक्रम को सर्च करके टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम लिंक पर, और स्पेशल क्लासेस में ज़रूर आ सकते हैं। थैंक यू।